हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आपका। और आज बात करेंगे लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। अब रॉबर्ट ग्रीन का यहाँ पर कहना है कि किसी और के दुख और उसकी इमोशनल तकलीफों से हम खुद को बर्बाद कर सकते हैं। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम डूबते हुए को बचा रहे हैं, पर वास्तव में हम खुद ही उसके साथ मिलकर अपनी कब्र खोद रहे होते हैं। तो ऐसे नेगेटिव और दुखी जिंदगी वाले लोगों के साथ जुड़ने के बजाय खुश रहने वाले और पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों के साथ अपना नाता रखो। अब इस लॉ को देखते हैं साहब अपनी कहानी के थ्रू। तो लिमरिक, आयरलैंड, 1818 में जन्मी मॉरी गिलबर्ट 1840 में पेरिस आई अपना करियर और पैसा बनाने के लिए एक डांसर के तौर पर। अब यहाँ आकर उसने अपना नाम बदलकर लोला मोंटेज रख लिया और वो खुद को फ्लेमेंको डांस स्टाइल का डांसर बताकर परफॉर्म करने लगी। तो अब 1845 आते आते उसका करियर बुरी तरह से लड़खड़ा गया और उसके पास काम करने की बेहद कमी हो गई, जिससे कि उसका अपना रोजमर्रा का गुजारा करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में उसने सरवाइव करने के लिए कर्टिसन का रास्ता इख्तियार किया। अब कर्टिसन, अगर आपको याद होगा, हमने अपने पहले चैप्टर्स में बताया था कि कर्टिसन का मतलब एक प्रोस्टिट्यूट जिसके की क्लाइंट्स बहुत ही ऊंचे दर्जे वाले होते हैं, जैसे कि पॉलिटिशियंस वगैरह वगैरह, और ये प्यार की आर्ट में माहिर होती हैं। खैर, अब इसने ये रास्ता इख्तियार किया और फिर वो बहुत ही जल्दी पेरिस की सबसे फेमस कर्टिसन बन गई। अब दरअसल मोंटेज के डांसिंग करियर को सिर्फ एक आदमी की वजह से नुकसान पहुंचा था और उसका नाम था अलेहांद्रे डुवारियर। ये फ्रांस में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर का मालिक था और ये न्यूज़पेपर ड्रामा क्रिटिक भी था। तो मोंटेज ने डिसाइड किया कि वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और अब मोंटेज ने अलेक्जेंड्रे के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी और ये पता लगा लिया कि अलेहांद्रे रोज सुबह घुड़सवारी करता है। अब मोंटेज खुद भी एक बहुत बेहतरीन घुड़सवार थी और एक सुबह वो भी हॉर्स राइडिंग के लिए निकली और अपने घोड़े को अलेहांद्रे के घोड़े से जानबूझ करके टकरा दिया, मगर दिखावा ये किया कि जैसे एक्सीडेंट हुआ हो। और उस इंसिडेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब वो दोनों रोज सुबह सुबह साथ साथ हॉर्स राइडिंग के लिए जाने लगे। और फिर कुछ दिनों के बाद बात इतनी बढ़ गई कि मोंटेज अलेहांद्रा के साथ उसके घर में शिफ्ट हो गई और वो लोग साथ में रहने लगे। अब अभी वो दोनों साथ साथ बहुत खुशी के साथ रह ही रहे थे और फिर अलेहांद्रे की मदद से मोंटेज अपने डूबे हुए डांसिंग करियर को रिवाइव करने में भी लग गई। अब ध्यान दीजिए साहब, यहाँ की अलेहांद्रे और मोंटेज की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। बावजूद इसके अलेहांद्रे ने अपने सोशल सर्कल, मतलब अपने दोस्तों और अपने मिलने जुलने वालों को ये बताना शुरू कर दिया कि आने वाले स्प्रिंग सीजन में वो मोंटेज से शादी करने वाला है। और इधर मोंटेज ने भी अभी तक एक बात अलेहांद्रे से छुपा कर रखी थी और वो ये कि उसने 19 साल की उम्र में घर से भागकर एक इंग्लिशमैन से शादी कर ली थी और वो अभी भी लीगली मैरिड थी क्योंकि उसने कभी तलाक लिया ही नहीं था। जबकि अलेहांद्रे सच में मोंटेज से बेहद प्यार करता था। और अब कुछ दिनों के बाद अचानक से अलेहांद्रे की लाइफ डाउनहिल, मतलब नीचे जाने लगी। मोंटेज से उसकी शादी की बात सुनकर अब अलेहांद्रे के बिजनेस फ्रेंड्स हों या दूसरे अमीर और इन्फ्लुएंशियल जानकार, सभी ने अलेहांद्रे को अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया और अब उसका बिजनेस, उसका पैसा सब खत्म होने लगा। अब एक शाम अलेहांद्रे को एक पार्टी में जाना था जो कि पेरिस के कुछ और यंग और अमीर लोग भी अटेंड करने वाले थे। अब मोंटेज भी वो पार्टी अटेंड करना चाहती थी तो वो अलेहांद्रे से पार्टी में साथ चलने के लिए जिद करने लगी और अब यहाँ उन दोनों के बीच पहला झगड़ा हुआ क्योंकि अलेहांद्रे नहीं चाहता था कि मोंटेज उस पार्टी में जाए। खैर, अब अलेहांद्रे मोंटेज को घर पर छोड़कर पार्टी अटेंड करने चला गया। यहाँ उसने काफी ज्यादा शराब पी ली जिसकी वजह से नशे की हालत में उसने एक ड्रामा क्रिटिक जिसका की नाम जीन बैप्टिस्ते रोजमंड डे ब्यूवेलॉन था, अब उसकी बहुत बेइज्जती की। शायद उसने कुछ ऐसी बात कह दी थी कि मोंटेज के बारे में जो कि अलेहांद्रे को बहुत बुरी लगी थी। खैर, अब ये सब कुछ हो चुकने के बाद अगली सुबह अलेहांद्रे को ब्यूवेलॉन का इनविटेशन मिला जिसमें कि उसने अलेहांद्रे को डुएल फाइट के लिए चैलेंज किया था। अब साहब, ये डुएल फाइट वही है
जैसा कि हम पुरानी अंग्रेजी फिल्मों में देखते हैं, जहाँ की दो लोग अपनी पिस्तौल लेकर कुछ दूर पर खड़े हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पर शूट करते हैं और जो बच जाता है वही विनर होता है। तो सब ब्यूवेलन इस टाइप के ड्यूएल्स का माहिर आदमी था। अभी इनविटेशन देखकर अलेहांद्रे ने ब्यूवेलन से माफी मांगने की कोशिश की क्योंकि वो डर गया था, पर ब्यूवेलन नहीं माना और जनाब ड्यूएल हुआ और फिर वही हुआ जो होना था, अलेहांद्रे मारा गया। और इस तरह कहानी खत्म हुई एक यंग टैलेंटेड बिजनेसमैन की, जो कि पेरिस की सोसाइटी में बहुत ही प्रॉमिसिंग पर्सनैलिटी था। अब मोंटेज, उसकी कहानी साहब यही नहीं रुकी, उसने पेरिस छोड़ दिया और 1846 में मोंटेज म्यूनिख में दिखाई दी, जो कि जर्मनी में पड़ता है। और अब यहाँ उसने इरादा किया कि वो किंग लुडविग ऑफ बेवारिया को अपना दीवाना बनाएगी और अब इस काम के लिए भी उसने जानकारी जुटानी शुरू कर दी। फिर उसने पाया कि लुडविग के पास जाकर मिलने का एक तरीका है और वो ये है राजा के करीबी काउंट ओटो वॉन रिशबर्ग को अपने दोस्ताने में लेना। अब आपको शायद पता होगा कि काउंट जर्मनी में एक टाइटल हुआ करता था, सेम उसी तरह जैसा कि ब्रिटेन में अर्ल की टाइटल होती थी। तो अब मोंटेज ने जानकारी में ये भी पता किया कि ओटो वॉन रिशबर्ग, उसका इंटरेस्ट खूबसूरत लड़कियों में बहुत ज्यादा है और वो अक्सर एक पर्टिकुलर कैफे में ब्रेकफास्ट किया करता है। तो एक दिन जब ओटो वॉन उसी आउटडोर कैफे में अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी मोंटेज वहां घुड़सवारी करती हुई आई और करेक्ट टाइमिंग के साथ इस तरह घोड़े की पीठ से गिरी कि वो सीधा ओटो वॉन के पैरों में दिखाई दी। अब ओटो वॉन तेजी से मोंटेज की मदद करने के लिए बढ़ा और देखते ही देखते थोड़ी देर में वो दोनों दोस्त बन गए और ओटो वॉन मोंटेज के जादू में आ चुका था और बातों ही बातों में उसने मोंटेज को किंग लुडविग से मिलवाने का वादा भी कर दिया। और अब एक दिन ओटो वॉन ने मोंटेज और किंग लुडविग के बीच अपॉइंटमेंट फिक्स करा दिया और जब मोंटेज किंग लुडविग से मिलने के लिए वहां पहुंची तो वो कमरे में बैठकर राजा के बुलावे का इंतजार करने लगी थी। तभी उसको अंदर होने वाली बातचीत सुनाई दी, जिसमें किंग लुडविग कह रहा है कि वो किसी ऐसे अनजान आदमी से नहीं मिलना चाहता जो कि किसी फेवर के मकसद से उससे मिलना चाहता हो, क्योंकि ऐसे फालतू कामों के लिए उसका टाइम बहुत कीमती है। अब जैसे ही ये बात मोंटेज के कानों में पड़ी, वो तुरंत दरवाजे पर तैनात संतरियों को धक्का देकर अंदर पहुंच गई। अब सभी लोग मोंटेज को देखकर हैरान रह गए और खास तौर पर राजा, क्योंकि मोंटेज आज बल्ला की खूबसूरत लग रही थी और शायद अंदर आने की कोशिश में या खुद ही उसने अपनी ड्रेस को फाड़ दिया था एक हिस्से से, जिसकी वजह से उसके शरीर का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा था। खैर जो भी हो, पर अब राजा मोंटेज को अपना कीमती टाइम देने को तैयार हो गया था और सिर्फ 55 घंटों के बाद ही मोंटेज रेडी थी बेवारियन स्टेज पर अपना डेब्यू करने के लिए। अब जिसके परफॉर्म होने के बाद रिव्यूज तो बहुत खराब आए, पर इससे राजा लुडविग को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कुछ जादू ऐसा था मोंटेज का किंग लुडविग के ऊपर कि वो अब मोंटेज के लिए और भी ज्यादा परफॉर्मेंसेस को अरेंज करवाने लगा। अब कुछ दिनों के बाद बात इतनी बढ़ी कि वो दोनों पब्लिक में भी हाथों में हाथ डाले देखे जाने लगे। किंग लुडविग भी अलेहांद्रे की तरह मोंटेज के लिए सब कुछ करना चाहता था। उसने मोंटेज के लिए सबसे महंगी जगह पर एक आलीशान घर बनाया, उसके ऊपर गिफ्ट्स की झड़ी लगा दी और तो और साहब राजा ने उसके लिए खुद ही शायरी भी लिखनी शुरू कर दी। तो अब जनाब मोंटेज राजा की फेवरेट मिस्ट्रेस बन चुकी थी। मोंटेज के पास अब काफी दौलत आ चुकी थी और राजा भी उसको किसी भी चीज के लिए सिर्फ हाँ ही करता था। और अब ये सब कुछ हासिल कर लेने के बाद मोंटेज काफी बदल गई, अच्छे बुरे का ख्याल भी उसे कम हो गया। अब वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगी थी और बाकी सभी लोगों को बहुत मामूली। उसका बिहेवियर आम लोगों के लिए इस कदर बिगड़ा कि वो बगैर बातों के ही लोगों को छड़ी से मार दिया करती थी अगर उसे कुछ थोड़ा भी पसंद नहीं आता तो। उसकी हरकतें इतनी बढ़ गईं कि आम जनता उससे नफरत करने लगी। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ कि एक बार जब वो अपने कुत्ते के साथ शहर में घूम रही थी तो उसका कुत्ता जो कि खुला हुआ था वो एक आदमी पर झपटा और उसे काटने लगा। अब बावजूद इसके कि मोंटेज उस आदमी को अपने कुत्ते से बचाए, उसने अपनी छड़ी से उस आदमी को ही मारना शुरू कर दिया जैसे कि अब उस आदमी की ही गलती हो। और इसी तरह की और भी कई इंसिडेंट्स ने आम लोगों में मोंटेज के लिए नफरत पैदा कर दी। अब इस
इस तरफ राजा के खास लोगों ने राजा को उसकी मोहब्बत की नींद से जगाने की कोशिश की और उसको उसकी और मॉन्टेज के रिलेशनशिप की वजह से होने वाले खतरों के बारे में भी बताना चाहा। पर लुडविग एक भी बात मॉन्टेज के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं था और उल्टा उसने अपने मंत्रियों को ही नौकरी से निकाल दिया जो कि स्टेट का भला चाहते थे। और अब शहर में हालत इतनी खराब हो गई मॉन्टेज की वजह से, जो बेवरियंस अभी तक अपने राजा को बहुत प्यार करते थे वो अब उसको नापसंद करने लगे थे। और अभी भी इन सब बातों की परवाह ना करते हुए राजा ने मॉन्टेज को काउंटेस का टाइटल दे दिया और फिर उसके लिए एक आलीशान महल भी बनवा दिया। अब मॉन्टेज काउंटेस बनने के बाद हर पॉलिसी, पॉलिटिक्स और दूसरे राजसी कामों में दखल देने लगी। धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन गई। वजह थी कि राजा उसकी हर बात सुनता और मानता था। और फिर टाइम बीतने के साथ मॉन्टेज का इन्फ्लुएंस दरबार में बढ़ता ही गया और दूसरे मिनिस्टर्स के लिए उसका बुरा बिहेवियर भी। अब जिसका अंजाम ये हुआ कि मिनिस्टर्स एकजुट हो गए और वहां दंगे भड़क गए। अब ये एक टाइम का बहुत ही खुशहाल राज्य सिविल वॉर की चपेट में था और यहाँ सभी लोग एक ही डिमांड कर रहे थे, मॉन्टेज को वहां से दूर भेज देने की। फिर फरवरी 1848 में लुडविग भी फाइनली इस रिटेलिएशन के अगेंस्ट नहीं टिक पाया और बहुत दुख और दर्द के साथ उसने मॉन्टेज को वहां से चले जाने का ऑर्डर सुना दिया। पर लोग अभी भी अपने राजा से खुश नहीं थे, जिसको कि कभी वो बहुत पसंद करते थे अब नफरत जैसी करने लगे थे। और अगले 5 हफ्तों तक राज्य में इसी तरह बुरा हाल रहा। राजा को अपने लोगों के गुस्से का शिकार बनना पड़ा, जिसकी वजह से मार्च में उसी साल राजा को अपनी गद्दी खोनी पड़ी। पर अब देखने की बात है जनाब कि अभी भी मॉन्टेज यहाँ नहीं रुकी। यहाँ के बाद वो सीधे इंग्लैंड गई, वहां भी ऐसा ही खेल खेला और जॉर्ज ट्रैफोर्ड हील्ड जो कि एक यंग आर्मी ऑफिसर था, उसको भी बर्बाद करने के बाद वो 1853 में कैलिफोर्निया पहुंची और फिर पैट हल नाम के आदमी से शादी की और उसका भी हाल पहले के लोगों की तरह ही हुआ। और अब जब मॉन्टेज 41 की हो गई तो मॉन्टेज ने इस तरह की लाइफस्टाइल और अपनी धन दौलत छोड़कर सफेद कपड़े पहन लिए और रिलीजियस कामों में लग गई। और ऐसा करने के 2 सालों के बाद ही 1861 में वो चल बसी। अब देखते हैं साहब कि यहाँ क्या हुआ। मॉन्टेज अपने गेम की माहिर थी, वो लोगों के साथ उनकी फैंटेसी के अकॉर्डिंग खेलती थी और जब आदमी उसके प्यार में पड़ जाता था तो वो उसके दिमाग को पढ़कर उसे मैनिपुलेट करती थी। वो लोगों से इमोशनली तौर पर जुड़ जाया करती थी, जिससे कि आदमी भी हेल्पलेस होकर उसके प्यार में डूब जाया करता था। और यही इमोशनली जुड़ना ही डिजीज का क्रूशियल पॉइंट होता था। अब इस बात को समझो साहब कि पावर के इस गेम में बहुत ज्यादा मायने रखता है कि हम किन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल या वीक वगैरह वगैरह। आगे रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं साहब जब भी शक हो कि हम ऐसे किसी नेगेटिव अनहैप्पी आदमी के साथ खड़े हैं तो उस आदमी से थोड़ा भी बात मत करो, उससे थोड़ी भी आर्ग्यूमेंट्स मत करो और ना ही कोई मदद ऑफर करो, बल्कि उस आदमी से जल्दी दूरी बनाओ और अगर ऐसा नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहो। तो साहब आज का हमारा लॉ नंबर 10 यहीं खत्म होता है। अगली दफा मिलेंगे लॉ नंबर 11 के साथ जो है लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट अपॉन यू। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो और कोई कमेंट, सजेशन या क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल दो। 48 लॉज ऑफ पावर के पहले के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से आप पहले के सारे लॉज देख और सुन सकते हैं। तो साहब आपने मुझे अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।